नेक्स्ट, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम यानी हानि, साइन यानी बिना, इंजूरिया मीन्स विधिक क्षति। जैसा कि मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया है, पिछले वाले क्लास में बता दिया है। डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, हानि बिना विधिक क्षति। इसे वास्तविक देखा जाए तो एक्चुअल फिजिकल लॉस, वास्तविक फिजिकली भौतिक हानि विदाउट एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, ऐसा हित जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है उसका उल्लंघन करना। तो ऐसे मामलों में जहाँ की वास्तविक हानि हुई है लेकिन किसी प्रकार के लीगल इंजरी या विधिक क्षति या कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट में नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में क्या क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, तो कोर्ट ने ऐसे मामलों में कुछ केसेस में डिसाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला केस है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, जिसे ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल मामला भी बताया गया है। 1410 का ये केस है। इसमें जस्टिस महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है मामले में कि अगर किसी प्रकार का, अगर प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का भी कोई राइट का या इंटरेस्ट का विधिक हनन नहीं किया गया है तो किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति नहीं बनती। मामले के फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि ए के द्वारा एक स्कूल रन कराई जा रही, बी ने उसी एरिया में एक स्कूल ओपन किया, ए की 400 की स्ट्रेंथ बी के स्कूल ओपन करने के बाद 200 की रह गई है और 200 बी के स्कूल में आ गए हैं। इसका प्रतिवर्ष टर्नओवर 10 लाख से घटकर 5 लाख हो गया है और 5 लाख बी को, क्योंकि 200 बच्चे बी के स्कूल में आ गए हैं तो बी को मिल गया। अगर ए कोई क्लेम करता है कोर्ट में कि अगर मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ कम हो गई, मुझे वास्तव में 5 लाख का प्रतिवर्ष लॉस हो रहा है, मेरे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ घट गई है और ये सब बी के स्कूल खोलने के कारण हुआ है, तो यहाँ पर अगर ए के कोई लीगली राइट का कोई भी वायलेशन हो रहा है तो डेफिनेटली उसे क्लेम मिलेगा। बट इन दिस केस ए के किसी भी लीगल राइट का कोई वायलेशन बी के द्वारा नहीं किया गया है। बी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने स्कूल खोली है और उसका राइट है व्यवसाय करने, तो अगर इस प्रकार का व्यवसाय बी के द्वारा स्कूल खोलकर किया जाता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से ए को कोई उल्लंघन, ए के किसी अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जब तक लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है किसी प्रकार का कोई टोर्टियस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। सेकंड केस है मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस एम ग्रेगर। इस मामले में कुछ जलयान के, जो कि वाटर शिप्स हैं, शिप्स की कुछ कंपनियों ने ए, बी, सी और डी ने मिलकर एक इश्तिहार निकाला है जिसमें उन्होंने ई कंपनी, जिसमें उन्होंने अपने लिए बताया गया कि अगर इन 4 कंपनियों के द्वारा किसी माल को अगर कोई भी व्यक्ति वाहक भेजता है तो उसे 5%, 10% या स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा। इससे 5वीं कंपनी जो कि ई है उसको नुकसान हुआ, क्योंकि 4 कंपनियों के द्वारा आपस में एक
समझौता करने या आपस में तय करने के कारण, किसी प्रकार की घोषणा करने के कारण कि इन 4 कंपनियों के द्वारा अगर माल भेजा जाएगा तो स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा और अन्य कंपनियों के द्वारा भेजा जाएगा तो नहीं। ई, एफ, बी और जी भी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ई ने क्लेम किया है कि इनके ऐसा करने के कारण, ऐसी घोषणा करने के कारण, ऐसी घोषणा करने के कारण, ऐसे ऑफर दिए जाने के कारण मुझे नुकसान कारित हुआ है और ऐसा इन्होंने जानबूझकर मैलिस से किया है। तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मैलिस का हो सकता है या मैलिस इसमें हो सकता है, पर यहाँ किसी प्रकार के ई के कोई लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, कोई लीगल इंटरेस्ट का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है जो कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। ये व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं और ये अपने लीगली इनको राइट ऐसा करने का, और इनके किसी भी प्रकार का लीगल इंटरेस्ट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी। ये चेसमोर वर्सेस रिचर्ड का केस है, 1895 का। इस केस में एक मिल है, मिल एक सोते के किनारे बनी हुई, जहाँ पर वादी 60 साल से मिल पर काम कर रहा है। मिल में पानी उपयोग किया जाता है सोते का या झरने का, स्ट्रीम का। उस स्ट्रीम में जो सेकंड पार्टी है वो यहाँ पर है हेल्थ बोर्ड का, जो कि पास ही वहाँ काम कर रहा है। अब हेल्थ बोर्ड के द्वारा भी पानी वहाँ से लिया जा रहा है क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है। यहाँ पर जो मिल है जो 60 साल से काम कर रही है, उसमें पानी को लेकर कमी और पानी की क्वालिटी में कमी आने के कारण ये केस किया गया। तो इस केस में स्पष्ट रूप से डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर भी वादी को किसी प्रकार का कोई क्षति प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई है, इसलिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, ये मैलिस पर भी बताया गया है। ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स का केस। इस केस में एक ही भूमि मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन द्वारा ली गई, किसके लिए? कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए, बट इनके एग्रीमेंट के कुछ समय बाद इनका करार ब्रेक हो गया और ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बी की संपत्ति पर कॉलोनी डेवलप की जाएगी। यहाँ पर ए की संपत्ति तत्पश्चात बी की संपत्ति लगती हुई थी। ए की संपत्ति में से या भूमि में से, जो कि भूमि जो प्लॉट है या भूमि है जिस पर कॉलोनी डेवलप करना चाहती है कॉरपोरेशन, उस पर से एक सोता झरना उसकी भूमि पर से आकर जाता है। जैसे ही कॉरपोरेशन ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने सोते की दिशा मतलब अपनी भूमि पर एक छड़ गाड़ दी, जिससे दिशा सोते की बदल गई और वो सी, डी या ई, एफ किसी की भूमि से भी होकर जाने लगी, वो बी की भूमि तक नहीं पहुंच सकी। यह जानबूझकर ए ने मैलिस से किया। यहाँ पर कॉरपोरेशन ने, जो कि वादी है, उसने केस किया और कोर्ट में ये क्लियरिफाई भी किया कि मैलिस के कारण ए ने ऐसा किया, बट कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया कि टॉर्टिस लायबिलिटी के लिए कुछ मामलों के छोड़कर, अपवादों को छोड़कर, बाकी मामलों में मैलिस या मेंटल एलिमेंट की कोई उपयोगिता या जस्टिफिकेशन या यूज़ नहीं है। और इस मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि बी के भूमि से अब सोता नहीं गुजर रहा है, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन का चल रहा था वो बीच में ही रुक गया, जिसके कारण कॉरपोरेशन को नुकसान कारित हुआ। इसी का क्लेम मांगा गया। तो कोर्ट ने स्पष्टली डिनाई कर दिया गया
कि ए ने चाहे मैलिस से कार्य किया हो पर वो अपनी भूमि पर कोई कार्य कर सकता है और उस कार्य के लिए वह अधिकृत है लॉ के द्वारा। तो विधि द्वारा अधिकृत होने पर अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई कार्य करता है, अगर उससे किसी अन्य को वास्तव में एक्चुअल लॉस होता है विदाउट एनी इन्फ्लिगमेंट ऑफ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, किसी विधिक हित को जो कि विधि द्वारा प्रोटेक्टेड है उसको उल्लंघन किए बिना अगर कोई कार्य किया जाता तो किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन नहीं हो। तो इस केस में भी ये डिसाइड किया गया। लॉर्ड मैकनॉटन का केस है ये जज थे जिसमें काफ़ी अच्छे बहुत ही टॉर्ट में बहुत अच्छे केसेस में डिसीजंस दिए हैं। नेक्स्ट है उषाबेन त्रिवेदी एंड अनदर वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर एंड यह एक इंडियन केस है जिसमें जे संतोषी माँ एक मूवी है जो कि भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर में यानी सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की जा रही है। इस मामले में केस किया गया है प्लेंटिफ वादी द्वारा ये कहा गया है कि ये जो जज संतोषी माँ पिक्चर है इसमें संतोषी माता की मैं भक्त हूँ और इसमें संतोषी माता को जेलस बताया गया है, तो इससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और मुझे क्षति हुई है, इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये चलचित्र है, धार्मिक भावनाएं हैं, इसमें ईर्ष्या दिखाने से संतोषी माता को वादी के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, किसी हित का उल्लंघन नहीं हो जो विधि द्वारा प्रोटेक्टेड है, तो इसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की वह हकदार नहीं है। तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है एक्शन फॉर द अनलिक्विडेड डैमेजेस यानी अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई। टोर्ट के मामले में हमेशा ये इम्पोर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट है सालमंड एंड विनफील्ड दोनों की डेफिनेशंस में जो थर्ड पॉइंट है वो सिमिलर है कि अगर कोई लीगल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ अगर होता है और उसका किसी प्रकार का भी इनफ्रिगमेंट किसी के द्वारा किया जाता है बाय एक्ट और ओमिशन, तो वहाँ पर जब तक उसे राइट नहीं हो क्लेम का या एक्शन का अनलिक्विडेड डैमेज, क्योंकि डैमेजेस यहाँ पर निर्धारित कोर्ट के द्वारा होता है कितना डैमेजेस हुआ है, ये टोर्ट का एक एसेंशियल है, ये जनरल एलिमेंट है और बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है कि हमेशा क्लेम की राशि या डैमेजेस क्षतिपूर्ति अनलिक्विडेड होती है। तो जो एक्शन है विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर जो एक्शन किया जाए उस एक्शन या क्लेम एसेंशियल एलिमेंट है टोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, लीगली इंटरेस्टेड प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, उनका इन्फ्रिगमेंट बाय एन एक्ट और ओमिशन किया जाता है, तो जो राइट है वो क्षतिपूर्ति का प्राप्त करने का वादी को होना चाहिए। और ये तीसरा एसेंशियल या जनरल एलिमेंट ऑफ टोर्ट है। ये तीनों एलिमेंट हो तभी टोर्ट या टोर्टियस लाइबिलिटी राइज होती है, और ये तीनों तत्व टोर्ट के लिए जनरल एलिमेंट है।
इन तीनों तत्वों को मिलकर ही थॉट कंप्लीट होता है। ठीक, ओके।